Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start with a new series on the Consumer Protection Act 2019, as this is also one of the most important act for the examination point of view for all the law students as well as competitive exams. If we talk about the Consumer Protection Act 2019, earlier it was known as Consumer Protection Act 1986. If we talk about the Consumer Protection Bill 2019, it was passed by the Lok Sabha on 30th July 2019 and by the Rajya Sabha on 6th August 2019. And the Consumer Protection Act 2019 received the assent of the President on 9th August 2019. तो these three dates you must be remembered कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है ये 2019 का जो मैं अमेंडमेंट बिल आया था इसको लोकसभा के द्वारा 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास किया गया था, राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को। जुलाई में आपका लोकसभा के द्वारा पास किया गया, जबकि 6 अगस्त को आपका राज्यसभा के द्वारा। और इसके बाद जब आप देखते हैं कि जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की एसेंट लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की जो एसेंट उन्हें मिली थी, मंजूरी जो मिली थी, इट वॉज गिवन ऑन द 9 अगस्त 2019। तो ये 3 डेट आपको याद रखनी है, लोकसभा के द्वारा 30 जुलाई की, राज्यसभा 6 अगस्त एंड द प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 9 अगस्त को। एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड द प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके द्वारा जो प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 उसको रिप्लेस कर दिया गया। एंड द प्रीएम्बल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड फॉर द said purpose to establish the authority for the timely and effective administration and the settlement of consumers disputes and for the matters connected therewith. It provides for the enhancement of the protection to the consumers by taking into consideration the blooming of the e-commerce industry, and also includes modern methods of providing the goods and services such as online shopping, tele shopping, direct selling, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो दीज आर, आप देखेंगे कि आज के टाइम में जो मार्केट का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले जो हम फिजिकली आप सेल मार्केटिंग करते थे, आज के टाइम में आप जानते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो सेटअप होती जा रही है। जितने भी आप मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं, जनरली आप देखा आप ऑनलाइन के थ्रू खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्लूमिंग है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर जो आई है, कहीं ना कहीं उसके लिए मॉडर्न मेथड्स को इंक्लूड करना जरूरी हो गया था, जिसकी वजह से इस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2019 का लेके आए थे। एंड इट प्रोवाइड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। वहाँ पे जब भी आप कोई इस तरह के जो मॉडर्न मैटर्स को यूज़ करते हुए, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का यूज़ करते हुए यदि आप माल की खरीद कर रहे हैं या बेच कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा या टेली शॉपिंग के द्वारा या फिर डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा या मल्टी लेवल मार्केटिंग के द्वारा, तो वहाँ पर ये एक्ट वहाँ पर भी अब अप्लाई होगा। तो इफ यू टॉक अबाउट द बेसिक एक्ट, जो बेसिक एक्ट है वो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही माना जाएगा। एंड it has been changed. It has certain few changes which have been made in the Consumer Protection Act 1986 by the Act of Consumer Protection Act 2019। यहाँ पे जो पहला आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसी के अंदर कुछ प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया गया और उसी परिवर्तन के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेके आए थे। और इसका यदि हम प्रियम्बल की बात करते हैं, इसकी उद्देशिका की बात करते हैं, तो वो ये कहता है कि वहाँ पे जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा इन सभी पर्पस के लिए। इट एस्टेब्लिश द अथॉरिटी, और यहाँ पे एक अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कहीं ना कहीं उसके जो उपभोक्ताओं से संबंधित कोई भी जो डिस्प्यूट अराइज होंगे उसको सेटल करने में हेल्प करेगी। तो और या फिर उससे संबंधित कोई भी मैटर उसके सामने आ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पोर्शन। इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन पोर्शन, दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, एज यू नो डेफिनेशन आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो सेक्शन 2 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, वो कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताता है। फर्स्टली डेफिनेशन इज ऑफ सेक्शन 2 क्लोज 1, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। यदि हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, दिस इज एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट, प्रोनाउंसमेंट मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाइट। इट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट। जैसे ना आपने देखा होगा कि जो विज्ञापन होते हैं वो ऑडियो या विजुअल किसी भी तरह की पब्लिसिटी के द्वारा किए जा सकते हैं, या किसी भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू किया जा सकते हैं, या किसी भी एंडोर्समेंट या प्रोक्योरमेंट के द्वारा किए जा सकते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे लाइट का यूज किया जा सकता है, साउंड का यूज किया जा सकता है, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उसमें यूज किया जाता है। इवन आज के टाइम में आप जानते हैं इंटरनेट या वेबसाइट्स, तो इस पर जो नोटिस जारी किए जाते हैं या सर्कुलर जारी किए जाते हैं, इनवॉइस डाले जाते हैं, तो इस तरह की ये जो सब चीज़ें हैं, दीज आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लोज 1।
तो 2 clause 1 की जो है एडवर्टाइजमेंट है वो की परिभाषा में ये सब चीज शामिल होंगी। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 clause 2। सेक्शन 2 clause 2 says that a laboratory or an organization that is recognized by central government, कोई भी लेबोरेटरी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा रही है या फिर रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस एज मे बी कास्ट टू बी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध के द्वारा उसके संबंध में कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, चाहे भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जा रही है, रिकॉग्नाइज की जा रही है, या फिर दे आर इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स which is maintained, financed or aided by the central government or the state government for carrying out analysis or the test of the goods with a view to determine whether such goods suffer from any defect। मीन्स वहाँ पे कोई भी लेबोरेटरी होती है उसके अंदर आप जानते हैं कि टेस्टिंग की जाती है कि जो भी आप प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और ये जो लेबोरेटरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये लेबोरेटरी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो रिकॉग्नाइज की जाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई है, या फिर वहाँ पे ऐसे कानून के द्वारा भी उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है विच इज इन फोर्स, जो फोर्स में अभी। और या फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की मतलब उसके वहाँ पे उसकी सहायता से उस लेबोरेटरी के अंदर वहाँ पे उन वस्तुओं की टेस्टिंग होगी जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट पाया जा सकता है, हु सफर्स फ्रॉम द डिफेक्ट। तो वो लेबोरेटरी जो है दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 clause 4, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। हु इज सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसी को सेंट्रल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है। इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 2 clause 5, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट, शिकायत। शिकायत किसे कहते हैं? दिस मीन्स कंप्लेंट मीन्स अ कंज्यूमर और एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन registered under any law for the time being force or the central government or any state government or the central authority or one of the more of the consumers where there are numerous consumers having the same interest, or in the case of death of a consumer his legal representative or legal heir, or in the case of consumer being a minor his parent or the legal guardian। जब हम शिकायत की बात करते हैं, कंज्यूमर की शिकायत की बात कौन कर सकता है? कंज्यूमर की शिकायत तो वहाँ पे जो कंज्यूमर होता है या फिर कोई वॉलेंटरी जो कंज्यूमर एसोसिएशन भी हो सकता है जो रजिस्टर्ड किया गया है किसी भी लॉ के द्वारा, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं कंप्लेनेंट हो सकती है, शिकायतकर्ता हो सकती है, या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी शिकायतकर्ता की परिभाषा में आ सकती है, या फिर कोई भी कंज्यूमर विच देर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स। यदि वहाँ पे एक से ज़्यादा कंज्यूमर है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि या तो वो कंज्यूमर खुद हो या फिर कंज्यूमर की यदि डेथ हो गई, यदि उसको उपभोक्ता की डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो भी एज ए कंप्लेनेंट कहीं ना कहीं कार्य कर सकता है, उसके बिहाफ पे केस लड़ सकता है। एंड द नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, यदि जो कंज्यूमर है उपभोक्ता जो है जिसने सामान खरीदा था, यदि वो व्यक्ति माइनर है तो ऐसी स्थिति में उसके जो पेरेंट होते हैं या फिर लीगल गार्जियन होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द कंप्लेनेंट अंडर दिस एक्ट। तो कंप्लेनेंट मीन्स जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 5। इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन 2 clause 6, दैट इज डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स शिकायत। तो सेक्शन 2 clause 6 जो है वो कंप्लेंट की परिभाषा देता है, शिकायत की परिभाषा देता है। कंज्यूमर बीइंग ए माइनर, यदि जो कंज्यूमर है उपभोक्ता जो है जिसने सामान खरीदा था, यदि वो व्यक्ति माइनर है तो ऐसी स्थिति में उसके जो पेरेंट होते हैं या फिर लीगल गार्जियन होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द कंप्लेनेंट अंडर दिस एक्ट। तो कंप्लेनेंट मीन्स जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है, that is defined under section 2 clause 5। if you talk about the section 2 clause 6, that is defined definition of complaint। complaint means शिकायत। तो सेक्शन 2 clause 6 जो है वो कंप्लेंट की परिभाषा देता है, शिकायत की परिभाषा देता है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय द कंप्लेनेंट फॉर ऑब्टेनिंग एनी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट। तो मीन्स यहाँ पे कंप्लेनेंट का मतलब किससे माना जाएगा कि कोई भी एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना कंप्लेनेंट के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा। और क्यों लगाया जा रहा है वो इल्जाम? वो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि वो इस एक्ट के तहत रिलीफ लेना चाहता है। तो वो किस संबंध में है? दैट एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और द अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस हैव बीन अडॉप्टेड। वो यहाँ पे कंप्लेंट क्यों की जाएगी शिकायत? यदि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा लिया गया है किसी भी वस्तु के संबंध में या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि वहाँ पे वो कंप्लेंट कर सकता है। and the goods brought by him or agree to be brought by him suffer from one more the motive। या फिर उस कंज्यूमर के द्वारा, उस उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तु खरीदी गई है या फिर उसको खरीदने के लिए जिसको वो खरीदने के लिए सहमत हुआ है, तो उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिफेक्ट पाए गए हैं, कमियां पाई गई है।
तो वहाँ पे भी वो शिकायत कर सकता है। थर्ड वन इज द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड और एग्री टू बी हायर्ड और एग्री टू बी अवेल्ड बाय हिम सफर फ्रॉम एनी डेफिशिएंसी। यदि उसने कोई सर्विस की सेवाएं ली है किसी से, या उसको सेवाओं को लेने के लिए यदि वो कहीं ना कहीं सहमत हुआ है, तो यदि वो सेवा किसी भी डेफिशिएंसी से कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भी शिकायत की जा सकती है। एंड द फोर्थ वन इज ट्रेडर हो सकता है, व्यापारी या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर, जो कोई भी इनमें से एज द केस में भी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और द सर्विसेज मेंटेन इन द कंप्लेनेंट इज प्राइस एक्सेस द प्राइस रिटर्न प्राइस। जहाँ पे उस व्यक्ति ने या तो वो ट्रेडर है या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने वहाँ पे वो उस वस्तु की जितनी कीमत होनी चाहिए लिखित प्राइस, उससे अधिक कीमत वसूली हो, तब भी वहाँ पे कंप्लेंट कंज्यूमर के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और डिस्क्वालिफाइड बाय द ऑन द गुड्स और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स या द प्राइस द सर्विसेज विच आर हैजार्डस और लाइकली टू हैजार्डस टू लाइफ और सेफ्टी टू द पब्लिक वेल्थ। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कंज्यूमर जो है वो शिकायत कर सकता है कि वहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस दी जा रही है वो हैजार्डस किस्म की है, उस नुकसान पहुँचाने वाली है, तो वहाँ पे भी सर्विस इस कंडीशन में भी उपभोक्ता के द्वारा शिकायत की जा सकती है। या फिर लास्टली आप कहेंगे एक क्लेम फॉर द प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, कि वहाँ पे जो क्लेम किया जा रहा है प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के संबंध में, लाइबिलिटी एक्शन के संबंध में, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स वेयर कंप्लेन कैन बी मेड बाय द कंज्यूमर के द्वारा जहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है, ये वो पॉइंट बताए थे। तो आपको इसको सीरीज में याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 क्लोज 5 की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे कंप्लेनेंट की बात की थी, वहाँ पे उन्होंने बात की थी कि शिकायतकर्ता कौन होगा। 2 क्लोज 6 की बात की तो वहाँ पे क्या की कंप्लेंट, शिकायत किसे कहेंगे। और सेक्शन 2 क्लोज 7 इज डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। सेक्शन 2 क्लोज 7 जो कंज्यूमर की परिभाषा देता है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 2 क्लोज 7 की परिभाषा के हिसाब से कंज्यूमर का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है विच बाइज द गुड्स और द फॉर ए कंसिडरेशन, जो कोई व्यक्ति किसी भी कंसिडरेशन के बदले में वस्तु खरीदता है या फिर उसको खरीदने का प्रोमिस करता है, या जिसके लिए पार्सली पे कर देता है और पार्सली वो कहता है कि मैं आगे पे कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो कंज्यूमर माना जाएगा यदि वो वस्तु उसके द्वारा अपने उपभोग के लिए खरीदी गई हो। हाँ, यदि वो जो वस्तु उसने खरीदी है कंज्यूमर ने, यदि वो वस्तु यदि उसके अपने पर्पस के लिए यूज नहीं खरीदी, उसने फॉर रीसेलिंग पर्पज से खरीदी है, बिजनेस कॉमर्शियल पर्पज से खरीदी है, तो वो कंज्यूमर की परिभाषा में शामिल नहीं होगा अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत वो कंज्यूमर की परिभाषा में नहीं शामिल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कंज्यूमर होता है उसके अंदर वो व्यक्ति कभी भी शामिल नहीं होता यदि वो वस्तु को मतलब रिसेल या कमर्शियल पर्पज से खरीद रहा है। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलो मैंने कोई एक टाइपराइटर खरीदा और वो टाइपराइटर मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है, तो देन आई एम द कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदा है। बट यदि वही टाइपराइटर मैंने कमर्शियल पर्पज़ के लिए खरीदा है, मैंने अपनी दुकान पे इसका काम शुरू किया और इसके लिए मैंने खरीदा है, तो देन आई एम नॉट कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। वहाँ पे हम कंज्यूमर की परिभाषा में मैं शामिल नहीं होंगी एज पर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर की परिभाषा दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज द डेफिनेशन गिवन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट परिभाषा दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की परिभाषा क्या मतलब माल। जैसे कि आपको पता है कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लोज 7 गुड्स की परिभाषा बताता है। तो गुड्स मीन्स एनी गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के एक्ट के तहत जो गुड्स की परिभाषा दी गई 2 क्लोज 7 के अंदर, यहाँ पे गुड्स की परिभाषा वही शामिल होगी, वही जो वहाँ पे डिफाइन की गई है। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम or money and includes token shares, growing crops, grass or the thing that is forming the part of the land and which are agreed to be severed before the sale or under the contract of sale. Therefore, most consumers products comes from under the purview of the definition. जैसे मैंने आपको बताया गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स का मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्शनेबल क्लेम या मनी से अलग तरह की है, जिसके अंदर आप देखेंगे स्टॉक और शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या ऐसी वस्तुएं जो जमीन के साथ अटैच है, दैट इज परमानेंटली अटैच टू द अर्थ एंड दैट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड। यदि वो जमीन का भाग बने हुए हैं एंड विच कम अंडर द विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड। यदि उसको अलग करने का यदि हमारा मेन उद्देश्य है, यदि हमें उसका फैसला ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो अलग कर दी जाती है तो वो गुड्स की परिभाषा में ही शामिल होगी एज पर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। फॉर रीसेलिंग पर्पज से खरीदी है, बिजनेस कॉमर्शियल पर्पज से खरीदी है, तो वो कंज्यूमर की परिभाषा में शामिल नहीं होगा अंडर दिस एक्ट।
इस एक्ट के तहत वो कंज्यूमर की परिभाषा में नहीं शामिल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कंज्यूमर होता है उसके अंदर वो व्यक्ति कभी भी शामिल नहीं होता यदि वो वस्तु को मतलब रिसेल या कमर्शियल पर्पज से खरीद रहा है। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चलो मैंने कोई एक टाइपराइटर खरीदा और वो टाइपराइटर मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो देन आई एम द कंज्यूमर। मैं वहाँ पे मैं कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। बट यदि वही टाइपराइटर मैंने कमर्शियल पर्पज के लिए खरीदा है, मैंने अपनी दुकान पे इसका काम शुरू किया और इसके लिए मैंने खरीदा है, तो देन आई एम नॉट कमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। वहाँ पे हम कंज्यूमर की परिभाषा में मैं शामिल नहीं होंगी एज पर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर की परिभाषा दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज द डेफिनेशन गिवन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट परिभाषा है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की परिभाषा क्या मतलब माल। जैसे कि आपको पता है कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है उसका सेक्शन 2 क्लोज 7 गुड्स की परिभाषा बताता है। तो गुड्स मींस एनी गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के 1930 के एक्ट के तहत जो गुड्स की परिभाषा दी गई 2 क्लोज 7 के अंदर, यहाँ पे गुड्स की परिभाषा वही शामिल होगी, वही जो वहाँ पे डिफाइन की गई है। गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम or money and includes stock and shares, growing crops, grass, or the thing that is forming the part of the land and which are agreed to be severed before the sale or under the contract of sale. Therefore, most consumers products comes from under the purview of the definition. जैसे मैंने आपको बताया गुड्स का मतलब क्या है कि गुड्स का मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्शनेबल क्लेम या मनी से अलग तरह की है, जिसके अंदर आप देखेंगे स्टॉक और शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या ऐसी वस्तुएं जो जमीन के साथ अटैच है, दैट इज परमानेंटली अटैच टू द अर्थ एंड दैट इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द लैंड, यदि वो जमीन का भाग बने हुए हैं, एंड विच कम अंडर द विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड, यदि उसको अलग करने का हमने यदि हमारा मेन उद्देश्य है, यदि हमें उसका फैसला ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वो अलग कर दी जाती है तो वो गुड्स की परिभाषा में ही शामिल होगी एज पर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर के उपभोक्ता के अधिकार। क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता के क्या अधिकार होने चाहिए? एज पर सेक्शन 2 क्लोज 9 कंज्यूमर इज आल्सो हैविंग सर्टेन राइट्स। एवरी कंज्यूमर इज हैविंग सर्टेन राइट्स। कौन कौन से अधिकार है? द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ द कोर्स प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज विच आर हजार्डस इन लाइफ। पे ऐसे वस्तुएं जो कहीं ना कहीं जीवन के लिए खतरा बन सकती है, जीवन के लिए या हमारी प्रॉपर्टी के लिए, तो वहाँ पे उनके जो अधिकार है, कंज्यूमर जो है उसके जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वहाँ पे उनके साथ गलत मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। सेकंड वन इज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड पोटेंसी प्योरिटी। वहाँ पे कंज्यूमर का अधिकार बनता है कि वहाँ पे वस्तु जो बेची जाती है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्योरिटी, उसका स्टैंडर्ड, उसके बारे में जो कंज्यूमर है उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। वहाँ पे यदि कंज्यूमर उसको इन्फॉर्म नहीं करता, कंज्यूमर को इन्फॉर्म नहीं करता वो जो सेलर है, तो नेचुरली कि वो गलत मतलब उसका गलत फायदा लेना चाहता है। इसका मतलब ये कि दैट इज अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है। एंड द थर्ड वन इज राइट टू बी अस्योर्ड where the possible or access to the variety of goods or the services is as a competitive market। मीन्स वहाँ पे जो राइट्स हैं, कंज्यूमर के जो अधिकार हैं, उनको एश्योरेंस मिलनी चाहिए। मेरे कहाँ क्या बताया मैंने? वेयर एवर आउटसाइड द एक्सेस ऑफ द वैरायटी ऑफ गुड्स और द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट। एंड द नेक्स्ट वन इज द राइट टू बी हार्ड। कंज्यूमर का ये भी अधिकार है कि उसको सुनने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। एंड टू बी अस्योर्ड दैट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव द कंसिडरेशन। वहाँ पे ये उसको एश्योरेंस दी जानी चाहिए कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय द एप्रोप्रिएट फोरम के द्वारा। नेक्स्ट वन इज राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। यदि कंज्यूमर को यह भी अधिकार दिया गया है कि वहाँ पे वो रिड्रेसल ले सकता है यदि उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है। If we talk about the last point, that is the defining under the consumer right, that is the right to consumer awareness। कंज्यूमर अवेयरनेस का जो अधिकार है वो भी इसको दिया गया है। तो जिसमें कंज्यूमर को अवेयर रहना चाहिए, ये जो चीज़ है ये आपकी इसमें बताई गई है। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इन दिस सीरीज इज कंज्यूमर डिस्प्यूट दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 8 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। As per section 2 clause 8, consumer dispute means a dispute where the person against whom the complaint has been made denies or disputes the allegation contained in the complaint। मीन्स ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जो कंज्यूमर से संबंधित है और कंज्यूमर के द्वारा किसी भी व्यक्ति के संबंध में कंप्लेन की गई है, और वो जो कंप्लेन है वो किसी ना किसी मतलब कंज्यूमर की मतलब किसी भी वस्तु से संबंधित है, जहाँ पे वो डिनाई करता है या डिस्प्यूट वेयर ही डिनाई
और डिस्प्यूट्स द एलिगेशन कंटेंट इन द कंप्लेंट, जहाँ पे जब उस व्यक्ति के पास कंप्लेंट की जाती है तो वहाँ पे वो मना कर देता है कि वो आपको उसके संबंध में रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता है। एंड द सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट दैट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्शन 2 क्लोज 9 दैट इज द कंज्यूमर राइट्स। इफ वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स, मतलब उपभोक्ता के अधिकार, तो आप क्या जानते हैं कि जो उपभोक्ता है वो उसके पास कई अधिकार दिए जाते हैं। नंबर वन, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कि वहाँ पे जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनका ये अधिकार होता है कि वहाँ पे जितने भी गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, या जितनी भी सर्विसेज सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो यदि वो कहीं ना कहीं हजार्डस किस्म की है जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्हें उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स, कि ऐसे गुड्स का, ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग नहीं की जानी चाहिए। सेकंड वन इज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द सर्विसेज एज द केस में बी। वहाँ पे कंज्यूमर उपभोक्ता का ये अधिकार है कि उन्हें जो भी वस्तु है या जो सेवा है उसके संबंध में उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी क्वांटिटी के बारे में, उनकी पोटेंसी के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में, शुद्धता के बारे में, और उसके स्टैंडर्ड के बारे में, और उसके गुड्स का क्या प्राइस है, या प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, या सर्विस का क्या प्राइस है, उसके संबंध में सारी जानकारी उपभोक्ताओं को अवेलेबल होनी चाहिए। दिस मीन्स so that they must be protected against the consumer, so that it may protect the consumer against the unfair trade practices। वो इसलिए जिससे कि उपभोक्ता को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके। एंड द थर्ड राइट इज द राइट टू बी assured whenever wherever possible access to a variety of goods, products और सर्विसेज इन द competitive prices। मीन्स वहाँ पे हर उपभोक्ता का ये अधिकार है कि उन्हें एश्योरेंस दी जानी चाहिए कि वहाँ पे जो गुड्स की कई तरह की वैरायटी, प्रोडक्ट्स की वैरायटी और सर्विसेज की वैरायटी उन्हें competitive prices पे उपलब्ध कराई जाए। दैट इज देयर राइट। एंड द नेक्स्ट राइट इज राइट टू बी हार्ड एंड टू बी assured that the consumer's interest will receive the due consideration। इन केस यदि कोई वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता है या कंज्यूमर के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। एंड दे हैव राइट टू बी हार्ड, उनको सुना जाना चाहिए। और किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट फोरम के द्वारा। तो वहाँ पे एक अप्रोप्रिएट फोरम की भी संरचना की जानी जरूरी है। इसको एश्योर किया जाना चाहिए, वहाँ पे इस चीज़ की भी एश्योरेंस दी जानी चाहिए। एंड द नेक्स्ट राइट इज राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और द रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और द अनस्क्रूपुलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। जहाँ भी कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सहारा लिया जाता है या फिर अनरिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस जिसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है, यदि उनका कोई सहारा लिया जा रहा है या कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है किसी भी तरह से, तो ऐसी स्थिति में उनको रिड्रेस दी जानी चाहिए। दे मस्ट हैव रेमेडी इन दोज केसेस। तो उस केसेस में हर कंज्यूमर का ये अधिकार बनता है कि उन्हें ये रेमेडी, इसके संबंध में रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाए। एंड द लास्ट राइट इज दैट द राइट ऑफ द कंज्यूमर अवेयरनेस। हर उपभोक्ता को अवेयर करना भी कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज द ऑब्लिगेशन दैट इज इम्पोज्ड ऑन द अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उन्हें अवेयर किया जाना चाहिए। दिस इज देयर राइट, वो उनका अधिकार है। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट इज डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 10। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 10 डिफेक्ट की परिभाषा देता है। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट, डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity, standard of which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract express or implied or as is claimed by the trader in any manner whatever in relation to any goods or product and the expression defective shall be construed accordingly। जब हम डिफेक्ट की बात करते हैं, डिफेक्ट मतलब उसमें कमी, मतलब किसके संबंध में कमी? यहाँ पे डिफेक्ट का मतलब किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट होना, इम्परफेक्शन होना, शॉर्ट कमिंग मतलब उसमें कमी होना। किस चीज़ में कमी होना? उस वस्तु की क्वालिटी में कोई कमी पाई जाती है, क्वांटिटी में कोई कमी पाई जाती है, पोटेंसी में, प्योरिटी में, या उसके स्टैंडर्ड में, जैसा कि उसके बारे में बताया गया था। तो ऐसी स्थिति में यदि उसके अंदर कोई कमी पाई जाती है, जो लॉ के तहत बताया गया कि ये क्वांटिटी या स्टैंडर्ड उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट पाया जा रहा है और उसके संबंध में वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्रेस रूप में या इम्प्लाइड रूप में क्लेम किया जा सकता है ट्रेडर के द्वारा। तो वहाँ पे ट्रेडर के साथ उसमें वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है किसी भी तरह से, या एक्सप्रेस फॉर्म में या इम्प्लाइड फॉर्म में, और उसके बारे में ये बताया गया था भी इसकी जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, या उसकी क्वांटिटी के बारे में गलत डिस्क्रिप्शन दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उस प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट पाया गया है। तो दैट इज नोन एज डिफेक्ट। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज सेक्शन 2 क्लोज 11 दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी।
तो यदि हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो डेफिशिएंसी मतलब किसमें पाई जाएगी? नेचुरली कि वो सर्विस के अंदर जो सेवाएँ प्रदान की जाती है, और जो डिफेक्ट होता है वो गुड्स के अंदर पाया जाता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनिशन ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडिक्वेसी। किस चीज़ में कमी होंगी ना? क्वालिटी में, नेचर में या परफॉर्मेंस में, which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance to the contract or otherwise in relation to any service। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो दैट इज ऑलवेज फाइंड इन द सर्विसेज। सर्विसेज में कोई भी डेफिशिएंसी होना, उसके संबंध में कोई भी फॉल्ट पाया जाना, शॉर्टकमिंग पाया जाना, इनएडिक्वेसी पाया जाना, उसकी क्वालिटी में कोई इनएडिक्वेसी पाई जा रही है, या फिर किसी भी संबंध में जिसके संबंध में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि वो इस मैनर में परफॉर्म किया जाएगा, उस सर्विस को इस तरह से प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसके अनुरूप यदि आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है तो दैट देन यू कैन से दैट सर्विस इज हैविंग डेफिशिएंसी। वहाँ पर उस सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी पाई जा रही है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? एनी एक्ट ऑफ द नेग्लिजेंस और द omission or commission by such person which causes the loss to be caused injury which causes loss or injury to the consumer। मीन्स कोई भी एक्ट जो नेग्लिजेंस, जहाँ पे उपेक्षा बरती जाती है या ओमिशन किया जाता है या कमीशन किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जिसकी वजह से किसी भी कंज्यूमर को, उपभोक्ता को लॉस होता है या इंजरी होती है, हानि पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि उस सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी थी। सेकंड वन इज डेलिब्रेट withholding of relevant information by such person to the consumer। कि जानबूझकर वो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो वस्तु किसी भी सेवा से संबंधित थी, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो डेलिब्रेट विद होल्डिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो उसकी प्रोडक्ट जो सर्विस से संबंधित थी और वो इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की जानी थी, बट उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि कंज्यूमर को उस सर्विस के संबंध में डेफिशिएंसी पाई गई है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी। जैसा मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट की जो परिभाषा है वो 2 क्लोज 10 के अंदर दी गई है। जो डिफेक्ट होता है वो गुड्स के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर किसी भी तरह का फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग, इनएडिक्वेसी पाई जा रही है। उसकी क्वालिटी के संबंध में, क्वांटिटी के संबंध में, नेचर के संबंध में किसी भी तरह की डिफेक्ट पाया जा सकता है किसी भी गुड्स के अंदर, जहाँ पे उसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था किसके द्वारा? ट्रेडर के द्वारा, कि भैया ये जो क्वालिटी वस्तु है इसकी ये जो क्वालिटी वो इस तरह की होगी, और उस क्वालिटी के अनुरूप नहीं पाई जाती तो नेचुरली कि उस प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट पाया गया। और इफ वी टॉक अबाउट द टर्म डेफिशिएंसी, दैट इज ऑलवेज फाइंड इन द सर्विसेज, जिसके संबंध में ये कहा गया था कि ये जो सर्विस है इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, इसका नेचर या उसका मैनर इस तरह से दिया जाएगा, उसको इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, और उसके तरीके से वो परफॉर्म नहीं की गई, उसकी क्वालिटी में कमी पाई गई, मतलब उसके नेचर में कमी पाई गई, या उसके मैनर में कमी पाई जाती है, या फिर वहाँ पे नेग्लिजेंस बढ़ती जाती है, जैसे मैंने अभी आपसे बताया, या फिर मैंने आपको बताया ओमिशन किया जाता है जानबूझ के। तो जिसकी वजह से उपभोक्ता को कोई लॉस या इंजरी कॉज होती है, देन वी कैन से दैट दैट सर्विस इज हैविंग डेफिशिएंसी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया डेलिवेट विद होल्डिंग द रेलिवेंट, और वहाँ पे एक कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी जिसको डिस्क्लोज किया जाना था उस सर्विस के संबंध में, बट द पर्सन हैज नॉट डिस्क्लोज टू द कंज्यूमर, वहाँ पे उस व्यक्ति ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया है, तो देन यू कैन से दैट दैट सर्विस इज हैविंग डेफिशिएंसी। This was the definition of deficiency that is defined under section 2 clause 11, and the next definition is the definition of design, which is provided under section 2 clause 12। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 2 क्लोज 12 जो है वो डिजाइन की परिभाषा बताता है। डिजाइन का मतलब क्या होता है? डिजाइन इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट मीन्स द इंटेंडेड और नॉन फिजिकल एंड मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच प्रोडक्ट एंड इंक्लूड एनी इंटेंडेड और नॉन फॉर्मुलेशन और कंटेंट ऑफ सच प्रोडक्ट and the usual result of the intended manufacturing or the other processes used to produce such product। कि जैसा कि आप जानते हैं कि डिजाइन का मतलब जो होता है वो डिजाइन का मतलब किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित डिजाइन विच इज इंटेंडेड और नॉन फिजिकल और मटेरियल, जिससे उसके फिजिकल या मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। ये इसके अंदर ये भी इंक्लूड किया जाएगा कि कोई भी इंटेंडेड या नॉन फॉर्मुलेशन और कंटेंट ऑफ सच प्रोडक्ट एंड द यूजुअल रिजल्ट ऑफ द इंटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग और द अदर प्रोसेस, जो प्रोडक्ट के संबंध में प्रोड्यूस करने के संबंध में यूज की जाती है, तो वहाँ पे उसके इसको डिजाइन कहा जाएगा। तो डिजाइन का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के संबंधित फिजिकल या मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रहे हैं, जिसके संबंध में उसे डिजाइन कहा जाता है कि उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 12। And the next definition is that is the definition of direct selling. That is defined under section 2 clause 13. According to section 2 clause 13, direct selling means marketing, distribution, and sale of goods or the provisions of the services through a network of sellers other than through a permanent retail location
भाई सीधी बात है कि वहाँ पे प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग की जा रही है, सर्विस को डायरेक्ट सेलिंग की जा रही है। तो क्या बताया मैंने आपको? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। किसके थ्रू हो रहा है ये? नेटवर्क ऑफ द सेलर्स, कि जो सेलर्स है उनका एक नेटवर्क बना हुआ है और जो इस परमानेंट रिटेल लोकेशन से कहीं ना कहीं अलग होता है, अलग तरीके से किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15। According to section 2 clause 15, district commission means a district consumer dispute redressal commission। डिस्ट्रिक्ट कमीशन का मतलब क्या बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन विच इज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। तो जहाँ पे इस एक्ट के तहत कोई भी डिस्प्यूट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो स्थापित किया जाता है उसे डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो परिभाषा है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15। And the next definition is that is given under section 2 clause 17, that is the definition of electronic service provider. If we talk about the electronic service provider, it means a person who provides technologies or processes to enable a product seller to engage in advertisement or selling goods or the services to a consumer, and includes any online marketing place and the online auction sites। मीन्स जैसा कि आपको इसके नाम से क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीन के किसी भी नेटवर्किंग साइट के थ्रू करवाई जा रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति के से है इसका संबंध जो टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट को, मतलब जो सेलर है उससे प्रोडक्ट सेलर जो है वो उस व्यक्ति तक उसकी पहुंच करवाता है। और किसके थ्रू करवाता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो गुड्स बेचे जाते हैं या उस सर्विस को प्रोवाइड कराया जाता है कंज्यूमर को। इसके अंदर आप देखेंगे तो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस या जो ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो दिस मीन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर इज इंक्लूडिंग ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस एज वेल एज ऑक्शन साइट्स विच आर गिवन ऑनलाइन। So these are provided under section 2 clause 17, electronic service provider. And the next definition is that is the definition of endorsement under section 2 clause 18. As per section 2 clause 18, endorsement means, endorsement का मतलब क्या होता है? Any message, verbal statement or demonstration or depiction of the same signature, likeliness or the other identifiable personal characteristics of an individual. And the last one is depiction of the name or seal of any institution, organization which markets the consumer to believe that it reflects the opinion, findings and experience of the person making such endorsement। जैसे कि मैंने आपको बताया एंडोर्समेंट की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2 क्लोज 18 के अंदर दी गई है। सेक्शन 2 क्लोज 18 के हिसाब से किसी भी एडवर्टाइजमेंट का एंडोर्समेंट करना का मतलब होता है कि आप उसको किसी भी मैसेज के थ्रू या वर्बल स्टेटमेंट के थ्रू या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पेश कर रहे हैं, या फिर डिपिक्शन ऑफ द नेम, वहाँ पे नेम, सिग्नेचर या फिर इससे संबंधित कोई भी आइडेंटिफिकल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आप दे रहे हैं उसके संबंध में, और या फिर डिपिक्शन ऑफ द नेम, सील ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो नेचुरली आप उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल देंगे। जो कंज्यूमर को ये विश्वास दिलाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो कंज्यूमर को विश्वास दिलाती है कि उनका जो ओपिनियन है, फाइंडिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन मेकिंग सच एंडोर्समेंट, तो उनके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करेगी। कंज्यूमर टू बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट द ओपिनियन, वहाँ पे वो अपने ओपिनियन को वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया एंडोर्समेंट, जहाँ जिसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि उसके संबंध में एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। If we talk about the next definition, that is the definition under section 2 clause 19, that is the definition of establishment. If we talk about the word establishment, it includes an advertisement agency, commission agent, manufacturing, trading or any other commercial agency which carries on any business, trade or profession or any other work in connection with or incidental or ancillary to the commercial activity, trade or profession or such other class or the classes or the person including the public utility entities in the manner as may be prescribed। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है, कमीशन एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग्स और जितने भी कमर्शियल एजेंसीज है, अदर कमर्शियल एजेंसीज इंक्लूड की जाती है, जो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं या कोई भी प्रोफेशन कर रही है या कोई भी इसी से संबंधित कोई भी कार्य करती है, तो जो कमर्शियल एक्टिविटी से संबंधित है या किसी भी ट्रेड या प्रोफेशन से संबंधित है, तो वहाँ पे ये कहा जाए कि वो एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट है। तो दिस मीन्स इट इंक्लूड्स पब्लिक यूटिलिटी एंटिटीज
in the manner as may be prescribed. So this is the definition of word establishment provided under section 2 clause 19. And the next definition is definition of express warranty, that is defined under section 2 clause 20. सेक्शन 2 क्लोज 20 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस वारंटी। जैसे कि आपको इसके नाम से क्लियर है कि एक्सप्रेस रूप में वारंटी दी जा रही है। वारंटी मीन्स कहीं ना कहीं आपको जब आप कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो वहाँ पे आप जब देखते हैं तो प्रोडक्ट के संबंध में आपको एक या तो गारंटी प्रोवाइड कराई जाती है या वारंटी। वारंटी का मतलब ये होता है कि मान के चलो आपको किसी भी कोई आप प्रोडक्ट लेके आए तो वहाँ पे यदि आपको ये कहा जाता है कि 1 साल की इसकी वारंटी है, दिस मीन्स यदि उस 1 साल के दौरान उसके अंदर कोई भी कमी आएगी प्रोडक्ट के अंदर तो वो आपको ठीक करा के देंगे, तो वो ये कहा जाए कि वो अंडर वारंटी है। तो जब हम वारंटी की बात करते हैं, एक्सप्रेस वारंटी की बात करते हैं, तो एक्सप्रेस वारंटी मीन्स एनी मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ द फैक्ट, promise or description relating to a product or services warranting that it conforms of such material statement, affirmation, promise or description, and includes any sample or model of a product, warranting that the whole of the such product conforms of such sample or model. भाई जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं नेचुरली उसके संबंध में आपको एक सैंपल प्रोवाइड कराया जाता है, सैंपल दिखाया जाता है, और आप कहते भी आप उस सैंपल को देख के ये कह देते हैं कि हाँ मुझे यही ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए, यही वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो नेचुरली है, तो वो जो एक्सप्रेस वारंटी आपको दी जा रही है उसकी एक मटेरियल स्टेटमेंट, अफर्मेशन ऑफ द फैक्ट, फैक्ट को सच्चाई मतलब उसको ऑफर कर रहे हैं आप, प्रोमिस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किससे संबंधित, किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित या किसी भी सर्विस से संबंधित, जिससे ये कन्फर्म हो जाए दैट कन्फर्म्स टू सच मटीरियल स्टेटमेंट, जहाँ पे उस मटीरियल स्टेटमेंट के थ्रू या अफर्मेशन प्रोमिस के थ्रू या किसी भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये कंफर्म किया जा रहा है कि यहाँ पे जो सैंपल जो दिया गया था प्रोडक्ट का उसके सैंपल के अनुरूप ही आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। भी नेचुरली कि वहाँ पे प्रोडक्ट उसी के अनुरूप होने चाहिए जो सैंपल आपको प्रोवाइड कराया गया था। यदि उसके अनुरूप नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने वो जो एक्सप्रेस वारंटी आपको दी थी आपने उसका वायलेशन कर दिया। तो एक्सप्रेस वारंटी की जो परिभाषा है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 20। सेक्शन 2 क्लोज 20 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्म अंडर सेक्शन 2 क्लोज 23। सेक्शन 2 क्लोज 23 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस द टर्म हार्म। हार्म मीन्स हार्म रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट लाइबिलिटी, किसी भी प्रोडक्ट की लाइबिलिटी से संबंधित हार्म पहुंचना। इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा डैमेजेस टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि वहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी को उसके थ्रू नुकसान पहुंचाया जाता है, हार्म कराया जाता है, अदर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ मतलब प्रोडक्ट को छोड़ के। सेकंड वन इज पर्सनल इंजरी पहुंचाई जा रही है, इलनेस या फिर डेथ, वो भी आपकी हार्म की कैटेगरी में ही शामिल होंगे। थर्ड पॉइंट इज मेंटल एगोनी और इमोशनल डिस्ट्रेस अटेंडेंस और द पर्सनल इंजरी और इलनेस और डैमेज टू प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे किसी के द्वारा मेंटल एगोनी की जा रही है, इमोशनल डिस्ट्रेस किया जा रहा है, अटेंडेड टू पर्सनल इंजरी एंड इलनेस टू द और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे कोई भी लॉस होता है किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित या किसी भी सर्विस से संबंधित, तो वहाँ पे वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आपने उसे नुकसान पहुँचाया, पार्टी को नुकसान पहुँचाया है। यदि उसी प्रोडक्ट की वजह से कोई पर्सनल इंजरी पहुँचती है, इलनेस होती है या कोई डेथ वगैरह हो जाती है, तो नेचुरली कि वहाँ पे आपने उसको हार्म पहुँचाया गया। रिलेटेड टू एनी कॉमर्शियल और इकोनॉमिक लॉस, किसी भी कॉमर्शियल या इकोनॉमिक लॉस से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल जो लॉस होते हैं वो भी सब इसके अंदर हार्म के अंदर ही शामिल किए जाएंगे। So this is the definition of harm that is provided under section 2 clause 21. And the next definition is the definition of injury that is provided under section 2 clause 23. Section 2 clause 23 of the Consumer Protection Act provides the definition of injury. As per section 2 clause 23, injury means any harm, whatever illegally caused to any person in body, mind or property. फिर जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कोई भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित, तो हम यही कहेंगे कि उस व्यक्ति को इंजरी पहुंचाई गई है। If we talk about the next definition, that is the definition of manufacturer, that is provided under section 2 clause 14. Section 2 clause 14 के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी गुड और पार्ट देयरऑफ, जो अपने हिसाब से जो अपने पार्ट पर वो सही कार्य कर रहा है। सेकंड वन इज assembles any goods और parts thereof made to by others, कोई ऐसे प्रोडक्ट के जो पार्ट्स जो दूसरे ने बनाए हैं वो उन्हें इकट्ठा करके असेंबल करके उसको मतलब उसके लिए एक तरह से मतलब गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, उसने पार्ट वगैरह भी उसको बताए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो इट असेंबल्स एनी गुड्स और पार्ट्स देयरऑफ मेड बाय अदर्स और पुट्स और कास्ट टू बी पुट हिज ऑन मार्क ऑन द गुड मेड बाय द अदर पर्सन, कि यदि वो माल किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू भी पहुंचाया जा रहा है तो वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक साइन मार्क होना चाहिए, प्रॉपर मार्क होना चाहिए,
तो यही कहा जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा को दर्शाती हैं। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 2 क्लॉज 14, जो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषा बताता है, मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 28। Section 2 clause 28 of the Consumer Protection Act define the definition of misleading agreement. Misleading advertisement in relation to any product or service means advertisement. मिसलीड मतलब एक तरह से गलत गुमराह कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो वहाँ पे गुमराह करना कब माना जाएगा? व्हेन फाल्सली डिस्क्राइब्स एनी प्रोडक्ट, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस को गलत तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, गलत तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन पेश की गई है। सेकंड वन इज गिव्स अ फॉल्स गारंटी और इज लाइकली टू मिसलेड द कंज्यूमर, जिससे कि कंज्यूमर को मिसलेड हो जाए, गलत फहमी बैठ जाए और उनके साथ समझौता कर ले, कॉन्टैक्ट कर ले। इसके लिए वहाँ पे एक फॉल्स गारंटी उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है, गलत तरीके से वारंटी। सेकंड वन इज क्वालिटी ऑफ सच प्रोडक्ट और सर्विस। वहाँ पे कहीं ना कहीं उस मिसलीड जब किया जा रहा है तो वहाँ पे वो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या सर्विस से संबंधित होगी। या फिर contrary any express or the implied representation which it made by the manufacturer or the seller of the service provider thereof would constitute an unfair trade practice। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि कोई भी एक्सप्रेस से इम्प्लाइड जो रिप्रेजेंटेटिव वर्क हुआ था वहाँ पर उसके द्वारा, मैं कह रहे इफ बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा या सेलर के द्वारा या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, वुड कंस्टिट्यूट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। वहाँ पे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। यदि उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गलत तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है तो वहाँ पे तब भी वो इसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई होगा। तो सेक्शन 2 क्लोज 28 डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ पर्सन, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 31। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन कैन बी ऑफ टू कैटेगरीज, वन इज नेचुरल पर्सन एंड अदर इज आर्टिफिशियल पर्सन। इफ वी टॉक अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, इट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल of firm whether registered or not, an Hindu undivided family, a cooperative society, an association of persons, any corruption company or a or BOI whether incorporated or not, and any artificial judicial person। ये सब के सब पर्सन की कैटेगरी में ही शामिल होंगे, जिसमें जब आप पर्सन की परिभाषा की बात करते हैं तो वहाँ पे नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, बोथ टाइप ऑफ पर्सन आर इंक्लूडेड अंडर दिस डेफिनेशन। And the next definition, the definition of product, which is provided by section 2 clause 33। सेक्शन 2 क्लोज 33 के हिसाब से प्रोडक्ट की परिभाषा ये कहा जा रहा है कि एनी आर्टिकल और गुड्स और सब्सटेंसेस और रॉ मटेरियल और एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट विच मे बी इन गैसेस, लिक्विड या सॉलिड स्टेट। भी प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो तीन इनमें से किसी भी स्टेज में पाया जा सकता है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा या सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में। पोजेसिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, विच इज़ कैपेबल ऑफ डिलीवरी, जहाँ पे उसकी डिलीवरी की जा सकती है, एज होली असेंबल्ड और एज ए कंपोनेंट पार्ट एंड प्रोड्यूस्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेड की बात आती है तो वहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है उसके संबंध में ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो दिस मीन्स जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट को आप कहते हैं तो इट इज हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसे मैंने आपसे कहा, विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग आइदर बाय एज होली असेंबल्ड और एज ए कंपोनेंट पार्ट। वहाँ पे या तो ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट पूरा का पूरा एक नया पार्ट बना हुआ है, एक पूरी वस्तु बनी हुई है, या फिर उसका एक कंपोनेंट पार्ट भी प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आएगा। एंड इज प्रोड्यूस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेड ऑफ कॉमर्स, जो ट्रेड ऑफ कॉमर्स के तहत उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट डज नॉट इंक्लूड द ह्यूमन टिश्यूज। ध्यान रखें ना, जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर ह्यूमन टिश्यूज, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स या ऑर्गन्स वो शामिल नहीं होते कभी भी, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में कभी भी शामिल नहीं होते। और जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 33। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, विच इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 2 क्लोज 34। सेक्शन 2 क्लोज 34 के हिसाब से जो प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट को बनाने वाला व्यक्ति है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस प्रोडक्ट के संबंध में, और द प्रोडक्ट सेलर या किसी प्रोडक्ट सेलर की भी आप कह सकते हैं। तो ऑफ एनी प्रोडक्ट, वो किसके संबंध में दी जा रही है प्रोडक्ट लायबिलिटी? किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित या किसी भी सर्विस से संबंधित, या फिर टू कंपनसेट फॉर एनी हार्म कास्ट टू अ कंज्यूमर बाय सच डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सोल्ड बाय एनी डेफिशिएंसी। नेचुरली कि वहाँ पे प्रोडक्ट लायबिलिटी की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे हर तरह का प्रोडक्ट डिफाइन किया जाएगा। वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो बेचा जा रहा है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है दैट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, यदि वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस हुआ है या कोई उसके अंदर सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी पाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंज्यूमर के संबंध में वो डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, वो किसी भी संबंध में हो सकता है, और वहाँ पे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा इसके संबंध में पार्टी को। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सेलर दोनों मिलके प्रोडक्ट की लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 36। सेक्शन 2 क्लोज 36 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी प्रोडक्ट और पार्ट्स देयर ऑफ। जो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी वो प्रोडक्ट या फिर उसका कोई पार्ट उसे अवेलेबल कराता है तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर वो की जा रही है। असेंबल एनी पार्ट देयर ऑफ मेड ऑफ बाय अदर्स, मतलब वहाँ जो पार्ट्स है कोई भी जो प्रोडक्ट उससे संबंधित जो पार्ट्स है उसको असेंबल किया जा रहा है दूसरों के द्वारा। पुट्स और कास्ट टू बी डन इन हिज फ्रेमवर्क डिज हिज ओन वर्क और एनी प्रोडक्ट्स मेड बाय एनी अदर पर्सन or maintains such product or the otherwise involves a placing such product to the commercial purpose. And the next one is designs, produces, fabricates, constructs और remanufactures any product before its sale, कि जब भी वो प्रोडक्ट बेचा जाता है उससे पहले भी ये सब चीज़ें जांची जाती हैं। तो दिस मीन्स लास्ट पॉइंट इज बीइंग ए प्रोडक्ट सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट इट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सच प्रोडक्ट। जब ये वो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको उसके संबंध में बताया जा रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरर कौन है। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्ट को बनाया जाना या उसके पार्ट्स को बनाया जाना, किसी भी वस्तु से संबंधित उसके पार्ट्स को असेंबल करना जैसे मैंने आपको बताया, या फिर पुट्स और काजीज इज ऑन मार्क, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर अपना मार्क डाल देना, एक प्रॉपर मार्क डाल देना, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में या जो सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वहाँ पर, तो ऐसे संबंध में वो मेंटेन कर रहा है सच प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को मेंटेन किया जा रहा है एंड इन्वॉल्व इन प्लेसिंग सच प्रोडक्ट और कमर्शियल पर्पज। एंड द नेक्स्ट वन इज डिजाइन, प्रोड्यूस्ड एंड फैब्रिकेट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स अ रीमैन्युफैक्चर ऑफ एनी प्रोडक्ट। एंड द लास्ट वन इज बीइंग अ प्रोडक्ट सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, जहाँ पे वो प्रोडक्ट के संबंध में प्रोडक्ट सेलर है तो इट इज आल्सो मैन्युफैक्चर ऑफ सच प्रोडक्ट। वहाँ पे इस तरह से जब आप देखेंगे प्रोडक्ट सेलर की जो परिभाषा है दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सेम सेक्शन दैट इज 2 क्लोज 36। इसके अंदर प्रोडक्ट सेलर की परिभाषा भी दी गई है। प्रोडक्ट सेलर का मतलब होता है इन रिलेशन टू द किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित प्रोडक्ट सेलर मीन्स अ पर्सन हु इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इंपोर्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन, लीज, इंस्टॉल, प्रिपेयर्स, पैकेजेस, लेबल्स, बहुत सारी चीज़ें लगनी होती हैं तो वो सही ना कहीं उसकी सेलर किया जा रहा है, उसको उसका सेलर है। इट इंक्लूड इन्वॉल्व इन प्लेसिंग सच प्रोडक्ट और द कमर्शियल पर्पज। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चर हुई आल्सो ए प्रोडक्ट सेलर, भी ऐसा हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो भी तो प्रोडक्ट सेलर कहलाएगा, या फिर सर्विस प्रोवाइडर बट डज नॉट इंक्लूड, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी प्रोडक्ट का सेलर है। और परंतु इसके अंदर वो ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेलर है अनलेस सच पर्सन इज एंगेज, जहाँ पे जब तक कि वो व्यक्ति खुद एंगेज ना हो जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रोडक्ट प्रोवाइडर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज इन एनी ट्रांजेक्शन, भी किसी भी ट्रांजेक्शन से संबंधित प्रोफेशनल एथिक्स से संबंधित उसको प्रोवाइड कराया जाएगा इन विच सेल और द यूज ऑफ प्रोडक्ट इज टू बी incidental thereof, but furnishing of opinion, skill or service being the essence of such transaction. And the next definition is the restrictive trade practices. जब हम restrictive trade practices की बात करते हैं that is defined under section 2 clause 41। 2 clause 41 के अंदर परिभाषा बताई गई है। A trade practices which tends to bring about compulsion of the service। जब आप लगातार नहीं बैठेंगे तो वो कंपल्सन मतलब एक तरह से वो किया जा रहा है। तो if we talk about the definition of restrictive trade practices, restrictive trade practices tends to include any manufacture of the goods or supply price or the condition of delivery, affect flow of supplies in the market, and delays beyond the period agreed to by the seller in supply of such goods or in providing any such service which he had taken or likely to cause a rise in the price. And any unfair trade practice, any trade practice which requires a consumer to buy, hire, or avail any goods, or as the case may be, services at the condition precedent to having, hiring, and availing of such goods or services. And the next definition is the definition of service provider. If we talk about the definition of service provider, that is defined under section 2 clause 42. Section 2 clause 42 जो है वो सर्विस की परिभाषा देता है। सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, सर्विस का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार की वो सर्विस हो सकती है जहाँ पर किसी भी पोटेंशियल यूजर को वो प्रोवाइड कराई जाती है। It includes but not limited to provisions of the facilities in connection with the banking, financial, insurance, transport, processing, electrical and other telecom, broadcasting, lodging of both, housing construction, enterprise or the amusement, to pursuing of news or other information, but does not include and the rendering to service free of charge or under a contract of personal service.
And if we talk about the next definition, that is the definition of trade. Trade का मतलब क्या होता है? Trade means in relation to any goods, means a person who sells or distributes any good for sale. जो कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर को सेल के लिए अब वो वस्तु प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर खुद वेयर सच गुड्स आर सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पैकेज फॉर्म, वहाँ पे वो पैकेज फॉर्म में कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ मिलेगी जहाँ पे ये कहा जाएगा कि ये ट्रेडर है, ट्रेडर की परिभाषा में ही शामिल होगा।